अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में मौसम जो है अब वो ठंडा होता जा रहा है, उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन की सियासत है, क्या उस ठंडे मौसम के अंदर उसकी हिद्दत में कोई इजाफा देखने को मिलेगा? तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप ऐसा है जो मुफाहमत की बात करता है, इतदाल की बात करता है, जिसका ख्याल है कि मज़ाहमत या टकराव से फायदा नहीं होगा। लेकिन जो ऐसा ग्रुप हावी है वो वही है जो मज़ाहमत की बात करता है, जो एहतजाज की बात करता है, और सुहेल आफरीदी उसी का एक चेहरा है। कल सुहेल आफरीदी ने पेशावर के अंदर खिताब किया और उन्होंने ना सिर्फ एक बार फिर इशारा दिया है एहतजाजी सियासत का, बल्कि उन्होंने अपने तमाम अरकान कौमी सूबाई असम्बली टिकट होल्डर्स को यह कहा है कि आप हर मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे, और साथ उन्होंने कहा कि अगर नहीं पहुंचेंगे तो नेम एंड शेम करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इसलिए उन्होंने पुरअमन एहतजाज करना है क्योंकि ये लोग इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के केसेस नहीं लगा रहे। 1 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों के साथ वो अकेला जेल भी जाएंगे और वहाँ पर भी बैठेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे और आपका लीडर तमाम अजियतें बर्दाश्त करे, उनका खानदान तमाम अजियतें बर्दाश्त करे, और जिसके नाम से हम MP और सेनेटर बने हैं, हम घर में बैठे, हम घर में नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह इसके बाद। अब तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या एहतजाज की तरफ जा रहे हैं? 7 दिसंबर का जो जलसा है उसमें किसी आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा? ये उनका अपना तो चल रहा है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुसलसल तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बना रही हैं, निशाने पे लिया हुआ है। गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा दोनों ने गुफ्तगू की। आज मरियम नवाज शरीफ साहबा एक तकरीब में खिताब कर रही थी, उन्होंने नाम लिए बगैर फिर कहा कि ये जो जलसों जुलूस एहतजाज की तरफ जाते हैं, मालूम नहीं उनके पास इतना वक्त कहां से आता है, और इसको उन्होंने वक्त की फजूल खर्ची करार दिया। कभी कभी मैं सोचती हूँ जो वज़राए आला हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, गाली गलोच, और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है कि वो अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें? क्या उन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना? अब आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है? क्या इन जिमनी इलेक्शंस के अंदर जो नतायज आए हैं, मुस्लिम लीग नून को उससे कॉन्फिडेंस मिला है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, और क्या तहरीक इंसाफ दबाव के अंदर आ गई है, और तहरीक इंसाफ ये क्या वाकई उनकी मकबूलियत जो है जिसका वो दावा कर रहे थे वो खत्म हो गई है? ये बड़े अहम मौजूआत हैं और इनके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जहमत दी है सीनियर साफी तजियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब को, सीनियर साफी तजियाकार फरवा वहीद साहिबा को, और फरूख शहबाज बड़ाई साहब। तीनों सीनियर साफी हैं, जाहिर है खुद भी शोज करते हैं और इन मामलात के ऊपर गहरी गिरफ्त रखते हैं। आगाज जरा सोहरवर्दी साहब से कर लेते हैं। सोहरवर्दी साहब, कल हमने नवाज शरीफ साहब को देखा, काफी अरसे के बाद वो आए, उन्होंने गुफ्तगू भी की, वो भी यही कह रहे थे कि देखिए खिदमत की सियासत जीत गई है, नफरत ये इंतशार हार गया है। आप समझते हैं कि जिमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जो पोर्ट्रे कर रही है कि वाकईतन ये रेफरेंडम था और हमारी कारकर्दगी जीत गई है, तो क्या वाकईतन मुस्लिम लीग नून इतनी मकबूल ग्राउंड के ऊपर हो गई है और ऐसा डिलीवर कर रही है जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों ने लब्बैक कहा है? हरिपुर से तो यही लगता है भाई। हरिपुर के नताइज तो यही बयान कर रहे हैं कि तब्दीली की हवाएं और सोच की तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं और लोग मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को पसंद कर रहे हैं, मुल्क में इस्तेहकाम की सियासत चाहते हैं, लोग इंतशार की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं, लोग मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते हैं, लोग एक कॉन्टिन्यूटी के लिए वोट डाल रहे हैं, लोग हुकूमत की माशी कारकर्दगी से मुतमईन है। मेरे ख्याल में तो वैसे तो सारे ज़िमनी इंतखाबात 2024 के बाद मुस्लिम लीग नून नहीं जीती हैं, लेकिन फ़र्क यह था कि वो ज़िमनी इंतखाबात उन सीटों पर थे जो आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून नहीं जीती थी और फिर खाली की थी। लेकिन ये ज़िमनी इंतखाबात उन सीटों पर थे जो मुस्लिम लीग नून जो PTI ने जीती थी और वो अब खाली हुई थी। तो बुनियादी तौर पर ये सारी तहरीक इंसाफ की नशिस्तें थी जो अब मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं, और मैं 2 नशिस्तों पर तो बराह रास्त PTI इलेक्शन लड़ रही थी और दोनों हारी है, और बाकियों में बिलवास्ता लड़ रही थी, वो भी सबके सामने ही है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फरवा साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि वाकई पंजाब में आप समझती हैं कि वो इक्वेशन चेंज हो गई है और PMLN इतनी कंफर्टेबल हो गई है कि अब उनके मुकाबले में कोई हो या ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहां इलेक्शन लड़ेंगे, जब इलेक्शन लड़ेंगे यही रिजल्ट्स आएंगे और क्लीन स्वीप ही होगा, उससे कम अब कोई कुछ नहीं होगा?
थैंक यू सो मच उमर फॉर हैविंग मी, और बाकी पैनलिस्ट को, सोरवर्दी साहब को भी, और वराइट साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, टू मी मुझे लगता है कि नून लीग तो इतने कंफर्टेबल जोन में चली गई है कि जिसपे आप और मैं अगर तबसरा भी करेंगे तो शायद आपको और मुझे कोई डेफेमेशन कोर्ट में बुलावा भी आ जाए, कोई हमारे पे मुकदमा भी चल जाए, तो वो तो इतनी कंफर्टेबल जोन में चली गई है। तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि हम उसको उनके कंफर्टेबल जोन के साथ रिलेट कर सकते हैं या कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली दोनों जमातों को पता है, बड़ी जमातों को, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पीपल्स पार्टी नून लीग की बात कर रही हूँ, बिल्कुल उस नून लीग को, कि ये उनका वो मार्का है जो उन्होंने आर या पार करना है। वेदर वो इसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ और यस सर करके जगह बना सकते हैं मजीद मुस्तकबिल के लिए, और चूंकि विफाक में बड़े कंफर्टेबल हैं प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब, और पंजाब में कोशिश भी की जा रही है कि गुड बुक्स में मजीद आया जा सके, लाया जा सके, ताकि ऑप्शन जो है वो खुली रहे अगले आने वाले जनरल इलेक्शंस के लिए। बट मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग द सीट्स जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जीती थी। ये बिल्कुल एक मार्का है, कल कायद बोले भी हैं नून लीग के, और मिले भी हैं, और बड़े वो, मुझे तो एक डायलॉग याद आ गया, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, और मुस्कुराते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही हैं। खिदमत का वोट कहा उन्होंने, कहा कारकर्दगी का वोट है। हरीपुर के इलेक्शन में मरीम नवाज साहबा ने कहा कि घर में घुस के हराया है। ओके, दैट्स टोटली फाइन, बट मेरी दानिश में ये बात नहीं आ रही कि मुझे एक जमात जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जब चली गई थी, तो हम जैसे लोग उनको बताते थे कि आप लोग गलत कर रहे हैं। आज उसी जमात को दे नॉट अलाउड टू हैव अ कैंपेन इन पंजाब while बाय इलेक्शंस वर हेल्ड। तो मुझे लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। या तो हम डेमोक्रेसी को इस पैराए में ठीक। देखें कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को मिल रही है, तो फिर नून लीग ने ये बड़ा मार्का मारा है। अब जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी डीजी खान की सीट पर इल्जामात लगा रही हो कि ये हमें हराया गया है, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब को हराया गया है, तो फिर मेरा ख्याल से अगर आपके इत्तेहादी भी आप पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि फेस सेविंग कर रहे होंगे, इधर वे, तो इसका मतलब है कि फ्री एंड फेयर तो नहीं हुए। फ्री एंड फेयर तो वो होते हैं कि जिसमें आप जैसे हम ख्वाजा सादर रफीक की अक्सर कोट करते हैं कि 2024 में जब वो लतीफ कोसा से इलेक्शन हारे, तो उन्होंने कहा कि मैं हारा हूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो धांधली हुई है। राइट, ऐसे ही। तो जहां पर लफ्ज धांधली का इस्तेमाल होता है, या जहां पर मैनूवर करने का इस्तेमाल होता है, जहां पर पॉलिटिकल या सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने का होता है, तो वहां पर शक शुबात पैदा होते हैं। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि जो बाय इलेक्शन हुए हैं ये फ्री एंड फेयर हुए हैं, मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पर हुए हैं। हो सकता है लोगों ने वोट डाला हो सकता है लोगों ने वोट ना डाला हो सकता है रिग्ड हुए हो सकता है ना हुए हो। सो इन ऑल दैट क्योटिक, इन ऑल दैट जो हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर नून लीग, कि वो इतने कंफर्टेबल जोन में चले गए हैं कि उनको नहीं फर्क पड़ता है कि वो बाय इलेक्शन किस तरह जीत रहे हैं और कैसे जीत रहे हैं और कितनी सीट्स निकाल रहे हैं। आई थिंक दे आर इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन। वेरी राइट, वेरी राइट। ये बड़ा आपने एक और उसका पहलू बताया है। सुरवती साहब, मैं ये इसको जरा और तरह से आपके सामने सवाल रखता हूं। क्या पंजाब के अंदर पीटीआई इतनी गैर मकबूल हो गई है कि हम ये समझें कि मुस्लिम लीग नून ने या मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद ने उनको रिप्लेस कर दिया है, और जाहिरन नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, हम उनके सामने कोई सियासी खतरा मौजूद नहीं है? क्या हम ये कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। इसके कहने में क्या रुकावट है? आपके ख्याल में क्या खतरा है सियासी पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के आगे? पीटीआई की क्या मुजाहमती सियासत है पंजाब में? पीटीआई ने कहाँ कोई अपनी मुजाहमती सियासत से पंजाब में रिकॉर्ड बनाया है कि उनकी बड़ी पॉपुलर है, और उसके नजदीक आप देखें लोग किस तरह उसके लिए बाहर निकले हुए हैं। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, ये अभी परसों 1000 बंदा नहीं था अडियाला में, रात को खुद ही कॉल ऑफ करना पड़ गया धरना, क्योंकि लोग चले गए थे। अदरवाइज आप अडियाले के बाहर 10, आपने 6 दिन कैंपेन की। मैं आलिया हमजा के ट्वीट्स आपको भेज देता हूँ कि हर टिकट होल्डर 4 बंदे अपने साथ लेकर आए, हर टिकट होल्डर 4 बंदे अपने साथ लेकर आए। एक पूरी ऊपर से लंदन से शहजाद अकबर से लेके सब लगे हुए थे, अडियाला पहुंचो अडियाला पहुंचो। 1000 बंदा नहीं पहुंचा, और रात को 1 बजे तो वो 150 रह गए थे, तो आप खुद ही वाइंड अप करके वापस चले गए। एसएचओ ने चाय दी आपको। तो क्या थ्रेट है मरियम नवाज को? मुझे तो नहीं समझ आती कि क्या थ्रेट है। कोई थ्रेट नहीं है किसी किस्म का।
बाकी जहां तक ये बात है कि जी नहीं तो कितनी कंफर्टेबल हो गई हैं कि अगर उनके कंफर्टेबल होने को अगर हम चैलेंज करेंगे तो हमें डेफेमेशन का नोटिस आ जाएगा। तो अगर कोई फेक न्यूज फैलाएगा तो उसे डेफेमेशन का नोटिस आना चाहिए। मैं तो इस बात के हक में हूं कि फेक न्यूज नहीं का नहीं खात्मा करना पाकिस्तान में नहीं सबसे सोरवली साहब, ज्यादा एक जरूरी एक काम उसमें है, कल मैंने कल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी एजुकेशन मिनिस्टर की। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, मैंने उनसे ये सवाल भी किया। मैंने कहा देखें, आप फैसलाबाद में जश्न मना रहे थे, आप जब ये कहते हैं कि कोई उनको थ्रेट नहीं है, वो कंफर्टेबल है, मैंने कहा आपने ये इलेक्शन जो पंजाब में लड़ा है, लाहौर वाले हल्के को छोड़ देते हैं, बाकी 11 हल्कों में आपके मुकाबले में था कौन? आपने हराया किसको जिसके ऊपर आप जीत का जश्न मना रहे हैं? तो फिर जब जो फरवा का पॉइंट था कि बुनियादी तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड देना, एक सियासी जमात को मैदान में उतर देना, मुकाबला हो, फिर जीते, तो फिर समझ आएगी ना कि आपने उस थ्रेट को जो रिमूव कर दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने ना आपके साथ एक टॉक शो के बाद, क्योंकि मैं बिल्कुल 1 to 9 के साथ रहता हूँ, मतलब मेरे घर के जी सामने वाली जो घर है वो 1 to 9 में है, और जो मेरा जी पुराना घर था वो भी 1 to 9 में है। तो मैंने 1 to 9 में आपके ठीक कहने पे ना ये बहुत सर्वे करने की कोशिश की कि हमाद अजहर साहब की इलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या थी। आप इस बात को रीवेरीफाई ठीक कर लीजिएगा। वो अपने तमाम पीटीआई के सपोर्टर्स को कहते थे कि लो प्रोफाइल का इलेक्शन लड़ना है। हम 2024 में भी लो प्रोफाइल रह के जीते थे, अब भी लो प्रोफाइल, किसी को जलसे में तकरीर के लिए नहीं बुलाना, कोई बड़ा कॉर्नर मीटिंग नहीं करनी, कोई रुकावट नहीं थी, अपनी स्ट्रेटेजी थी। आपने हरिपुर में बड़े बड़े जलसे ठीक करके भी तो हार गए हैं। यहाँ पर अब मुख्तलिफ हलकों में आप ये समझें कि सियासी धड़े जो होते हैं वो इलेक्शन से अलूफ नहीं रह सकते। जो पीटीआई के लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे वो किसी ना किसी मुखालिफ धड़े को सपोर्ट जरूर कर रहे थे। जैसे वो पीएमएलएन का कोई ना कोई मुखालिफ कैंडिडेट है, उसको सपोर्ट जरूर कर रहे थे। ऐसा नहीं होता कि आप जो है एक इलेक्शन आपके हल्के में हो रहा है तो आप उससे बिल्कुल अलूफ रह लेते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो थे जो फैसलाबाद में, वो मुखालिफ लोगों को सपोर्ट कर रहे थे अपने अपने सतह पे, पीएमएलएन के मुखालिफ कैंडिडेट्स को। इसलिए ऐसा नहीं होता कि कोई पार्टी के बाइकआउट के नतीजे में लोकल ग्राउंड पे जो लोग मौजूद हैं वो बिल्कुल सियासत से अलूफ रह जाएं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो अपनी जगह मौजूद थे, और लेवल प्लेइंग फील्ड हर पार्टी ने खुद हासिल करनी होती है। आप अपना कैंडिडेट उतारते हैं, उस कैंडिडेट में दम होना चाहिए, वो लेवल प्लेइंग फील्ड ले लेता है। 2024 के इलेक्शन में भी तो सबने ठीक। लेवल प्लेइंग फील्ड ली थी ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है अच्छा, किसी ने 2024 के सलमान इलेक्शन में लेवल प्लेइंग को फील्ड थी रोका सबके लिए? थी जी, किसी ने रोका था? अगर आप निशान की बात करते हैं, वो तो मुस्लिम लीग नून से भी छीना गया था 2018 में, नहीं छीना गया था अच्छा, मुझे सोरवली जो साहब, हुआ है वही वड़ाई साहब ने करेक्ट ज्वाइन ना। कर लिया, जरा वड़ाई साहब से बात करें, फिर फरवा की तरफ चलते हैं। इसके ऊपर मैंने फरवा की मरियम वाली जो ये आप जो बात करें इस पर टेक लेनी है। वड़ाई साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो इलेक्शन हो गया है और उसके बाद अब जीत का जश्न तो जारी है, और मुस्लिम लीग नून मुसलसल ये कह रही है कि देखिए भाई, गवर्नेंस जीत गई है, खिदमत जीत गई है, इंतशार और एहतजाज और XYZ वो सब हार गया है। आप समझते हैं कि जब एक ऐसी सूरत हाल हो, एक ऐसी सियासी जमात जो आपके मुकाबले में है, उसको कैंपेन की इजाजत भी उस तरह से नहीं है, या वो मैदान में भी नहीं है, वो गवर्नमेंट को यही कह रही है कि देखिए जी हमारे मुकाबले में थे। अब गवर्नमेंट तो अपनी उस जीत को हॉलो विक्ट्री नहीं कहेगी ना, जो डॉन अखबार ने भी लिखा। आप क्या समझते हैं, बाकी नून लीग के दावे में वजन है कि जनाब देखिए हमने बिल्कुल बड़ा फेयर इलेक्शन लड़ा, हमने बड़ा फेयर कैंपेन खुद भी की, अपने मुखालफिन को भी करने दी, वैसे ही जैसे हमें हरिपुर में करने दी, तो हमारी जीत बनती है, ये बिल्कुल वैलिड जीत है, और जो हम दावा करें वो सच है। आप क्या समझते हैं इसके ऊपर? नहीं गोदन साहब, मैं इसको इस दावे को इस तरह से देखता हूं कि अगर आप लाहौर का हल्का जो N 129 है, उसमें अगर ये इतना ही फेयर सब कुछ होता तो शायद यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे भी होते। मैं इस हल्के को भी जानता हूँ, यहाँ पर जब मियां आज़ाद साहब जीते थे कुछ 40,000 प्लस का डिफरेंस था। यहाँ पर एक अच्छी कैंपेन हो सकती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर उनको इजाजत मिलती। डेफिनेटली वो डर से बाहर नहीं निकले, और अगर वो निकलते तो वो गिरफ्तार होते, और ऐसी जब भी कोशिशें हुई हैं तो उनका इंतजार पुलिस कर रही होती है। तो मैं नहीं समझता, मैं हरिपुर जाकर देखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर पंजाब पुलिस और सोर्सेज से जब मैंने चेक किया कि क्या कैंपेन करने की इजाजत है, तो मुझे पता चला नहीं। अलबत्ता बजाज नियाजी साहब को इजाजत थी, किसी को चेक जरूर करना चाहिए कि उनको तहरीक इंसाफ के झंडे लगाने पर कोई गिरफ्तार नहीं करता था, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों को तहरीक इंसाफ के झंडे लगाने पर कौन गिरफ्तार कर लेता था या कौन फौरन पहुंच जाता था। एक बात तो ये। दूसरा, अगर कोई मुझे ये कह रहा है कि
हुकूमत पंजाब या फेडरल किसी भी की गवर्नेंस का देखने का ये कोई टेस्ट है, लिटमस टेस्ट, तो मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। उसकी वजह ये है कि 2 हलकों से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ी है, एक हल्का पंजाब से वैसे ही बाहर है, एक हल्का पंजाब का है, तो यहाँ पर गवर्नेंस कैसे बोलती, यानी 6 और 7 यानी 13 हल्के थे। 13 हल्कों में जब इलेक्शन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही तरह से नहीं लड़ रही, तो किसी की गवर्नेंस का मुंह देखें, मुस्लिम लीग नून से गिला शिकवा इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ तो कहना है ना, पार्टियों का बयानिया होता है। तहरीक इंसाफ का भी बयानिया राइट, हमें निकलने नहीं राइट, दिया, राइट। तो ये तो उनका बयानिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी तो जो राय है बनती है वो ये है कि इससे कोई गवर्नेंस वोट में बदली है या नहीं बदली, या गवर्नेंस बहुत अच्छी है और इसको देख के फिर वोटर घर से निकला, उसने कहा जनाब अब मैंने वोट देना ही देना है क्योंकि पंजाब हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा फरवा साहब, मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। कल मरियम साहब जब तकरीर कर रही थी, उन्होंने भी इस पॉइंट के ऊपर बात की कि देखें जी, ये कैसा बायकॉट था, इन्होंने बायकॉट किया ही नहीं था। और कल वजीर तालीम भी यही कह रहे थे, वो बजाज न्याजी की भी तस्वीर लेके आए हुए थे, दीगर अरकान की भी। ये मुस्लिम लीग नून जब तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था या हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, तो मुस्लिम लीग नून कैसे मानने को तैयार नहीं है? वो कह रहे नहीं 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 नहीं, हम ये बायकॉट नहीं था, हमारे मुकाबले में थे। इसकी क्या वजह है? मुस्लिम लीग नून ये लाइन क्यों ले रही है कि उस बायकॉट को मानने को तैयार नहीं है वो? देखिए कंफ्यूजन है। वो मुनीर न्याजी साहब का शेर है ना, कुछ उंज भी रामा उखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो मेरा ख्याल से पीटीए के साथ ही बिल्कुल मौजू है, ये बिल्कुल आज साबित आप करता शायराना है। मूड में ज्यादा दिखाई दे रही है वैसे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि शेर के जरिए जो अपनी बात ज्यादा कहूँ, मौसम का क्योंकि असर वो है लिखे गोविंद साहब, पढ़े इन हैं। पे मौसम का असर है, मौसम का असर है इन पे। मैं, हाँ जी, वड़ाई साहब बैठे हैं तो लाहौर का। जाहिर है कि इस तरह की हल्की फुल्की हम नशिश जो है वो रखते हैं। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, देखिए इट्स अ सीरियस इशू कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है उनकी एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग में, एंड वी कैन क्लियरली सी दैट। अब ठीक। प्रॉब्लम ये है कि मरीम नवाज साहिबा जब ये कह रही है कि बयानिया बाद में बनाया गया, और मैं इसे बाय करती हूँ कि बयानिया बाद में बनाया गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर लोग, इनसे हमारी गुफ्तगू हुई है, मैंने भी कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वी वर अगेंस्ट ऑफ दिस, कि आप 2 सीट्स पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाकी सीट्स पे बायकॉट कर रहे हैं, तो ये क्या बात हुई, ये कोई बायकॉट नहीं है। तो वहां पर 2 किस्म की आ रहा थी। एक तो ये थी कि हमें जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है उसमें रहना चाहिए, और हमें इलेक्शन कहीं ना कहीं जहां पर उनको ज्यादा रोशन चांसेस थे, हमाद अजहर वाली के वालिद साहब की सीट हो गई या फिर हरीपुर वाली, तो उनको शायद ये उम्मीद थी कि यहाँ पर तो ऐसा मामला नहीं होगा, तो हमें कम से कम यहाँ पे कंटेस्ट करना चाहिए। जहां पर उन्होंने बायकट किया ठीक। वहां पर ओपिनियन ये थी कि हमें बायकट करना है। अब देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज कंफ्यूज्ड, वेरी कंफ्यूज्ड पार्टी राइट नाउ, क्योंकि एक लीडरलेस पार्टी है, एक पार्टी ऐसी है कि जहां पर सब सियाने हैं, एक पार्टी ऐसी है कि जहां पर बहुत सारे ग्रुप्स पार्टी को चलाने की अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बीच में जब एक ग्रुप कोई ओपिनियन देता है, दूसरा ग्रुप उसे निगेट करता है, तो फिर ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। बट ठीक। मुझे मेरे नजदीक इम्पोर्टेंटली ये है कि जो जमहूरियत हमने किताबों में पढ़ी, जो जमहूरियत हम्म। हमने अपनी आंखों से देखी 2008 के इंतखाबात में वापस आती हुई, और जिसे ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े आराम से हाइब्रिड निजाम भी बोल दिया, और हम्म। हमने समझा भी, वो जो बची कुची जमहूरियत है, मुझे लगता है, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि उसमें जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो मुखालिफिन को बजाय ये कहने के कि आपने ये बयानिया बनाया, मुखालिफिन को ये कहना चाहिए था कि आप मुकाबले में उतरते, और उतरना चाहिए, ठीक। क्योंकि ये सियासत है। और जो लोग ग्राउंड से सियासत करते हैं ना, वो कभी भी इलेक्शंस का बायकॉट नहीं करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेरी पिछले राइट। 2-3 सालों से बहुत ज्यादा नुकसान में जा रही है, क्योंकि वो सियासत नहीं कर रही जो पाकिस्तान के लिए डिजाइन हुई है या पाकिस्तान के फंक्शंस के साथ जलन करती है। तो अवाम भी वही सियासत देखना चाहते हैं। हम्म। और माजरत के साथ मैं थोड़ा सा याद करा दूं, यही बात हम 2024 के इलेक्शन से एन पहले कहते थे, जब कायद का बहुत बड़ा पोस्टर हमने मुख्तलिफ अखबारों के फ्रंट पेज पे इश्तिहार के तौर पे देखा था, लेकिन ऑन ग्राउंड जितना मैंने हल्कों को कवर किया लाहौर में, ग्राउंड पे नून लीग नहीं निकली थी। और उसकी अगेन वो वजह कॉन्फिडेंस हो सकती ठीक। है, बट इफ इट्स गुड फॉर देम, आई थिंक विश देम गुड लक, कि अगर वो ऐसे खुश हैं तो ऐसे ठीक है। बट रियलिस्टिकली डेमोक्रेसी में मुकाबला होता है, डेमोक्रेसी में जीत होती है, हार होती है, एक्सेप्टेंस होती है। वेरी राइट। अच्छा सोरवर्दी साहब, मैं जो फरवा साहब की गुफ्तगू है और ये जो कंफ्यूजन बायकॉट को लेके, मैंने भी इसको काफी पॉइंट आउट किया।
आप क्या समझते हैं, पीटीआई को बायकॉट करके नुकसान हुआ, चाहे आपने 11 हलकों में किया या आपने 2 हलकों में इलेक्शन लड़ा, तो आधा तीदर आधा बटेर वाली सूरत हाल, आपको इलेक्शन लड़के ज्यादा नुकसान हुआ? आप बायकॉट नुकसान ज्यादा समझ रहे हैं या इलेक्शन लड़ना ज्यादा नुकसान समझ रहे हैं? बाइकआउट का नुकसान समझ रहा हूँ। मोमेंटम नहीं बन सका, वोटर बैलेट पे नहीं आया, कैंपेन नहीं बन सकी, और लोग, आपका वोटर कंफ्यूज था बाइकआउट और लड़ने के दरमियान। वो भी तकसीम था इस सोच में कि लड़ना चाहिए कि या नहीं। पार्टी की पॉलिसी यकसुई पर मुश्तमिल होनी चाहिए। डिवाइडेड पॉलिसी जो है आपके वोटर को भी डिवाइड करती है। मैं समझता हूं कि या तो मुकम्मल बाइकआउट होता या मुकम्मल लड़ा जाता, आधा तीतर आधा बटेर। और मैं लड़ने के हक में हूं, मैं बाइकआउट के हक में नहीं हूं। अब क्योंकि मैं ये भी समझता हूं कि अच्छी से अच्छी आमरीत से भी बुरे से बुरी जमहूरियत बेहतर होती है। और मैं समझता हूं कि जिन्होंने आज दौरान इक़्तिदार ये बात तस्लीम की है कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, वो उस वजीर आजम से 100 गुना बेहतर हैं जो उतरने के बाद ये कहे कि मेरे तो हाथ में ही कुछ नहीं था, मैं तो बड़ा लाचार था, हम तो सब कुछ एजेंसियों से करा रहे थे। और जब दौरान वज़ारत उज़्मा उससे सवाल किया जाए, वो कहे सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरे अलावा किसी के पास कोई ताकत ही नहीं है। तो उस झूठ से बेहतर ये सच है जो आज बोला जा रहा है। और मैं समझता हूं उस झूठ से बेहतर है कि आप कौम के साथ सच बात कर लें कि ये हाइब्रिड निजाम है। उस झूठ की बात ना करें जो आप दौरान इक़्तिदार बोले और बाद में मजलूमियत का कार्ड खेलने लगे। मैं उससे 100 गुना बेहतर इसको समझता हूं। और मैं समझता हूं कि ये लेकिन सुरवरदी साहब, उसमें प्रॉब्लम है ना। क्या देखिए ना, उसमें प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, फिर आप इसको भी जस्टिफाई कर देते हैं, फिर वोट को इज्जत दो का भी नारा नहीं लगाना चाहिए ना। फिर जब आप निकलते हैं तो फिर आप जीटी रोड मार्च करते हैं। देखें, 2024 का इलेक्शन वोट को इज्जत दो के नारे पे नहीं लड़ा गया। 2018 का इलेक्शन नारे पे लड़ा गया। ये ऐसे ही है जैसे पीटीआई ने 2018 का इलेक्शन जिन नारों पे लड़ा है, 2024 का इलेक्शन उन नारों पे नहीं लड़ा। और हो सकता है 2029 का इलेक्शन उन नारों पे ना लड़े जिस पे 2024 का इलेक्शन लड़ा है। 2018 में तो वो सेम पेज के ऊपर लड़ रहे थे कि हम फौज के साथ सेम पेज पर हैं, और 2024 में वो इस बात पर लड़ रहे थे कि हमारी लड़ाई है फौज के साथ। तो ये पार्टीज अपनी हर इलेक्शन में नया मैंडेट और नया मंशूर लेकर आती हैं, और ये उनका इस्तेहकाक है। हमें उनके नए मंशूर के तहत उनको असेस करना है कि पुराने मंशूर के तहत असेस करना है। बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि रात गई और बात गई वाला मामला। फरवा, आप कुछ कहना चाह रही, कहें फिर मैं फर्क की तरफ जाऊं। मैं बस सिर्फ एक जुमला ऐड करना चाह रही थी। अंग्रेजी में कहते हैं टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। दिस इज इट। वन राइट, ठीक है, वेरी ठीक, वेरी राइट। अच्छा, मैं बड़ाई साहब आपसे ही जानना चाहता हूं कि ये जो बायकॉट वाला मामला है, जरा एक हिस्टोरिकली, चूंकि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, हमने देखा माजी में जमात इस्लामी ने बायकॉट किया, दीगर सियासी जमातें, उसका नुकसान हुआ है। पीटीआई मकबूलियत का दावा बेशक करे, लेकिन वो कैसी मकबूलियत है जिसमें आप अपने वोटर का भी हक मार रहे हैं। जब आपसे बल्ले का निशान लिया जाता है तो आप कहते हैं जी हमारा बुनियादी हक मारा गया। अब जब अपने वोटर को जो वोट देना चाहता है उसको वोट का आप हक नहीं दे रहे, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं। देखिए, आपकी बात दुरुस्त है। यानी जमात हो या कोई भी सियासी जमात, जब आप इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं तो उसके नतीजे में आप अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को हर उस हलके में आप उनको अगले 5 साल के लिए बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। वो किसके पास जाएं, किससे बात करें। राइट। एक हमारे यहाँ एक सियासत का कल्चर है। तो अगर हम इसको जायजा लें तो डेफिनेटली, मैं तो खुद इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से बात भी हुई थी, और मैंने तो वहां पर उन्होंने कहा था कि ये आपकी एक सियासी गलती है। उन्होंने कहा ये हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है। लेकिन गुजारिश ये है कि ये हल्के मामूली हल्के नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना मर्जी जबर का इल्जाम लगाए, वो फाइट अच्छी कर सकती थी। अगर वो यहाँ से हार भी जाते तब भी उनके पास एक एक कैंडिडेट होते। देखें, आप जरा इसको मुलाहिजा कीजिए। जरताज गुल डेरा गाजी खान से नाहल हुई, उमर अयूब साहब हुए, मलिक अहमद खान बच्चड़ हुए मियाँ वाली से। ये जितने लोग हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की क़यादत, या चले अगर बी भी कह लें, लेकिन मुझे लगता है ये ए टियर के लोग थे। अब ये लोग वहां से नहीं रहेंगे, नया कैंडिडेट वहां से खड़ा नहीं होगा। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो भी होगी, लेकिन आपको वोट मांगने के लिए अपने सपोर्टर्स चाहिए होती है, एक चेन चाहिए होती है, एक नेटवर्क चाहिए होता है। वो इन हल्कों में मुझे लगता है एक तो तबाह हो जाएगा। दूसरा ये कि इन हल्कों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर हम इसका एक एज दें, वो एज ये है कि अगर आप फैसलाबाद की मुलाहिजा करें, जहां से राना सनाउल्लाह साहब के दामाद थे अहमद शहरियार,
वहां पर अब एक इतनी बड़ी एक लड़ाई थी आबिद शेर अली के वालिद साहब के दरमियान और राना सनाउल्लाह साहब के दरमियान, जो कि शहबाज साहब और नवाज साहब चाह के भी खत्म नहीं करवा पाए, लेकिन इस जिमनी इलेक्शन में वो चीजें तो धुल गई हैं। वापस आते हैं, यहीं से शुरू करते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फरवा साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ को छोड़ देते हैं, वो क्या इमरान खान के बारे में कहते हैं? हमने कल देखा कि अफगानिस्तान के अकाउंट्स ने क्या किया, फिर इंडियन मीडिया ने बाकायदा उसके ऊपर टॉक शोज किए। आप पटियाला जेल जब अपने एहतजाज का मामला होता है 7 बजे भी आप खुलवा लेते हैं, स्वाति साहब को भेज देते हैं। अब इतना बड़ा मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से अफवाहें हैं, गवर्नमेंट ऑफ द रिकॉर्ड कह रही है कि जी बिल्कुल सारी फेक न्यूज है। ये मुलाकात मंगल को भी नहीं होने दी, आज भी मुलाकात नहीं है, तो ये मुलाकात भी इतना बड़ा मसला है जब आप इलेक्शन भी जीत रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप तहरीक इंसाफ को अपने मुकाबले में उस तरह से बॉदर भी नहीं कर रहे, तो मुलाकात तो कम से कम होने दें। मुलाकात इतना बड़ा मसला और इतनी बड़ी रुकावट कैसे बन गई है? बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सवाल कमोबेश सबके जहन में उभरा होगा, बट मैं थोड़ा सा फेक अकाउंट्स पे तबसरा करना चाह रही हूँ। फेक अकाउंट्स का ये हाल है कि नरेंद्र मोदी बिहार इलेक्शन से पहले जो कैंपेन चलाते हैं, और पाकिस्तान और इंडिया का जो मई में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, इम्पोज्ड वॉर होती है पाकिस्तान पर, और उसमें जो सिचुएशन होती है, उसके बाद हमने देखा कि कार्रवाई करते हुए ऐसे ऐसे अकाउंट्स पकड़े गए, और ये इंडियन मीडिया ने ही चलाया, बाय द वे, आप लास्ट वीक उठा के देख लें। ऐसे ऐसे अकाउंट्स पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे थे, और पाकिस्तान में मौजूद थे, और उनको फंडिंग इंडिया से जा रही थी। तो फंडिंग का ठीक। या प्रोपोगेट करने का तो ये लेवल है कि आप मुझे नहीं पता कि क्या सभी लोग इस बारे में इस तरह ही सोचेंगे, लेकिन चंद एक अनासर ऐसे हैं पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान की तज़हीक होने में अपनी फतह समझते हैं, विच इज रॉन्ग। ये मुल्क ठीक। है तो हम हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो कल से सही बात। अफगानिस्तान इंडियन मीडिया ने पूरा प्रोपोगेट किया है, शोर मचाया हुआ है। आप एनडीटीवी खोलते तो ऐसे लगता है कि पता नहीं, शायद अभी पता नहीं कोहराम मचने वाला है मुल्क में। पहली बात तो ये है कि इंडियन मीडिया या इंडियन थिंक टैंक्स, और इंक्लूडिंग अफगानीज एज वेल, अफगानीज व्हेन आई टेल से अफगानीज डजंट मीन कि वो पूरी कौम है। अफगानीज जो उनका थिंक टैंक है, देर ऑल वॉर मॉन्गर्स, ठीक। और वो पीस को कभी भी प्रमोट नहीं करते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान या पाकिस्तान की पॉलिसीज, तो उनको नागवार है। लिहाजा कल मुझसे भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक इंडियन सहाफी, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और पूछा, और आई वाज एस्टोनिश्ड कि वो इतनी अच्छी सीट पे इतने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, और वो उनको भी शायद तशवीश थी कि और उनका ये सवाल था कि अगर मुलाकात नहीं हुई तो फिर मुलाकात के पीछे ये बात हो सकती है, तो आप इसे चेक करें। सो व्हेन आई चेक, तो इट वाज ज़ाहिर है कि ये फेक खबर है, और मैंने उनको भी बताया कि ये फेक न्यूज़ है, और उनको फिर तसल्ली हुई। ठीक। तो ऐसा मामला तब उभरता है जब शकूक व शबात जो है वो जन्म लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने घर में जी। ऐसे मौके, ऐसे वॉर मॉन्गर्स को ना फराहम करें, जिससे मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार फैलाने की किसी ना किसी शख्स को, किसी ना किसी मुल्क को, थिंक टैंक्स को, वॉर मॉन्गर्स को वो राई मिले, ताकि वो उसका पहाड़ बना सके। तो मेरा ख्याल से हमें तो पहला इज्तिनाब घर से बरतना चाहिए। ठीक। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, और ये है कि 3 हफ्तों से जो मुलाकात वाला सिलसिला है वो रुका हुआ है। घर वालों की मुलाकात नहीं हो पा रही है, या वकीलों की मुलाकात नहीं हो पा रही है, और मुलाकात जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इसको हर चीज के साथ लिंक करती है। उन्होंने कोई पॉलिसी बनानी हो, उनके वजीर आला तो वैसे ही कह देते हैं कि मैं खान साहब से जब तक मिलूंगा नहीं, मैं कैबिनेट ही बनाऊंगा, फिर उनको बनानी भी पड़ जाती है। तो एवरीथिंग इज लिंक्ड अप विद इमरान खान मीटिंग। तो लिहाजा मुझे लगता है कि एक मुलाकात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसका एक और पहलू है जो मैं यहाँ पे उजागर करना कोई चाहती फर्क हूँ, नहीं और वो ये है कि पड़ता। मुलाकात अगर नहीं हो रही तो ये अच्छा भी है। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं, क्यों अच्छा है, कैसे अच्छा है? तो वो इसलिए है कि इमरान खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब इज ऑलवेज ऑन हिज टोज टू हैव अ वॉर अगेंस्ट इंटायर स्टेट, इंटायर थिंक टैंक, इंटायर एस्टेब्लिशमेंट। तो वो उनसे कोई भी मिलेगा ना, तो वो जाके जो है ना, उनको यही बोलेंगे कि आप लड़ाई करें, आप सड़कों पे निकलें। तो मेरा ख्याल से समझाया गया है कि अगर मुलाकात नहीं हो रही है तो आप ठंडे रहें, ठीक रहें, क्योंकि 26 नवंबर गुजारनी है, जो कि आ, गुजार भी आ, गई। आ, आप बेसिकली ये कहना चाह रही हैं कि मुलाकात ना करवाना पीटीआई के हक में। जरा सुरवर्दी साहब की टेक इसके ऊपर लेते हैं। ब्लेसिंग इन सुरवर्दी साहब, डिस्गाइज। ये मुलाकात
बिल्कुल ठीक है। तो आप कह रहे थे कि वो 150 बंदा था, 150 ना हो 5 बंदे भी हों, ये मुलाकात तो हक है उनका। अब नवाज शरीफ साहब से इतनी मुलाकातें होती रही हैं, गालिबन आप भी मुलाकात करके आए थे, तो ये क्या वजह क्या है ये इतनी रुकावटों की, या कौन सी ऐसी बड़ा मसला है? ये तो आइन और कानून हक देते हैं ना हर कैदी को, चाहे आपको सजाए मौत भी हो, आप 302 के अंदर भी हो, तो मुलाकात तो आपका हक है। जी बिल्कुल, मुलाकात हक है और रियासत का इख्तियार है वो कराए या ना कराए। जेल रूल्स के तहत ये नहीं, सुप्रीटेंडेंट का हक और इख्तियार है, वो इख्तियार। मुलाकात बंद कर दे, मुलाकात खोल दे, मुलाकात कराने दे, ये इख्तियार जेल सुप्रीटेंडेंट को दिया गया है। तो फिर और वो नवाज हक और शरीफ साहब कानून पर ये कहाँ गया इख्तियार अगर ये इस्तेमाल हुआ इस्तेहकाक? था, ये इख्तियार इस्तेमाल हुआ था, फिर मुलाकातें बंद भी कर दी गई थी। और फिर ऐसा भी हुआ था कि जेल में जब उनकी बेटी उनसे मुलाकात कर रही थी तो उनके सामने उनकी बेटी को हथकड़ी लगाई गई थी, ताकि उनको एहसास हो कि हम आपकी बेटी भी पकड़ सकते हैं। तो इतना शानदार माजी नहीं है जो आज डिमांड कर रहे हैं। ये जो सियासत है ना, ये टू रॉन्ग्स या टू राइट्स का खेल नहीं है, ये कंपैरेटिव एनालिसिस का खेल है, ये मुकाफात अमल का खेल है, ये कोई आइडियलिज्म का खेल नहीं है, ये एक को दूसरे के मुवाजने का खेल है। मैं नहीं मानता कि सियासत को आइडियल होने का खेल है, बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त रहती है। ये मुकाफात अमल का खेल लेकिन है, सोहरावर्दी ये साहब, जो तकाबली जायजे का फिर खेल तो है, कंपैरेटिव मैं एनालिसिस का खेल मैं है। कता कलामी की माफी चाहते हुए जरा एक सवाल और ऐड कर लें, फिर जरा आप कमेंट कर लीजिएगा। एक से ये जो दूसरे को प्रेसिडेंट फिर बेहतर या मुस्लिम बुरा लीग नून समझने आज का सेट खेल कर है। रही है, ये कल को जब इनके साथ होगा तो फिर भी हम यही कहेंगे मुकफ़ाते अमल है। यकीनन, क्यों नहीं कहेंगे? जब जब ये खेल शुरू हो गया है 2018 से, पहले दो पार्टियों ने ये खेल आपस में खत्म किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, और उसके बाद 2008 से 2018 तक ये खेल खत्म रहा। चाहे आपने 129 दिन धरना रहा, गिरफ्तारी कोई नहीं हो सकी थी, क्योंकि इस मुल्क में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मौजूद था। फिर उसके बाद वो तोड़ा गया ठीक। और ये खेल शुरू कर दिया गया कि इस मुल्क में तो जमहूरियत चलेगी गिरफ्तारियों से, इस मुल्क में तो जमहूरियत चलेगी नाअहलियों से, इस मुल्क में जमहूरियत चलेगी माइनस करने से, इस मुल्क में जमहूरियत चलेगी निशान छीनने से। तो वो जो जो सफर शुरू किया था तहरीक इंसाफ ने, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है। एंजॉय करें, परेशानी वाली क्या बात है? शुरू तहरीक इंसाफ ने किया था, खत्म भी तो उसी पे ही होना है। दुआरी बड़ा काबिल मजम्मत जो आपको भी रोका गया उसके ऊपर, मैं एयरपोर्ट के नहीं ऊपर। चाहता उसकी जाहिर आप देखे ना, तशरीह हो। मैं ये चाहता हूँ कि मुजम्मल सोहरावर्दी साहब नवाज शरीफ साहब से मिले थे। मैं तो बल्कि मुतालबा कर रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, मुजम्मल सोहरावर्दी साहब, मुझे भी इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए। और मैं तो चाहूंगा कि मुजम्मल साहब की भी ख्वाहिश होगी कि वो खान साहब से मिले। मैं एक मरतबा गया हूँ, सजा जब उनको हुई थी 180 मिलियन पाउंड की, तो मैं तो तब उनसे जाके मिला हूँ, सवालात भी किए थे। लेकिन उनकी फैमिली के साथ उनकी मुलाकात, मुझे नहीं लगता कि ये इसके पीछे क्या मकसद है। हो सकता है फरवा ने जो दलील दी है वो भी अपनी जगह पे हो कि भाई इसकी वजह से फिर चीजें ठीक रहती हैं, या जो मैंने तासुर लिया वो ये भी है कि शायद तहरीक साहब ने खुद ही तय कर लिया कि ये मुलाकात ना ही हो तो बेहतर है, या उन्होंने कोई मुतालबा डाला हुआ है उनकी। एक तो बात ये है। दूसरा, आपने कहा कि कोई अदालत से वकला बाहर निकलेंगे और माहौल बनेगा और पीटीआई गेरअप हो गई है वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होना होता तो मेरा नहीं ख्याल ठीक। ना इस वक्त कोई वकला इस पोजीशन में है। अगर कहीं निकल भी रहे हैं तो जब आप उन्हें दिखाएंगे नहीं स्क्रीन पे, तो उनका निकलना ना निकलना एक जैसा ही है। और दूसरी बात ये है कि ना आप और ना मैं इस पोजीशन में, तो पीटीआई से फिर क्या तवक्को रखें अगर हम नहीं है। हम अपने घरों में सोते हैं, खाते पीते, हटे कटे, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से क्यों हम इतनी तवक्कुआत रखते हैं? ठीक है, हम कहते हैं सियासी पार्टी है, लड़े कारकुनान आगे झोंके, लेकिन जब वो पहले गए थे, आपने वजीर दाखिला की गुफ्तगू सुन ली है, तो जब पहले गए थे तो तब क्या हुआ था, और अगर वो दोबारा जाएंगे तो क्या अचीव कर लेंगे? और उनमें इतनी तपड़ भी नहीं है माजद के साथ कि वो अब निकल भी सकें। वो ये ठीक। सारा काम खत्म हो गया होगा, अब ये तब से तो उस रही हैं, आप कर लें, मैं कर लूं, मुजम्मिल साहब कर लें, इसी तरह ये तबसरों से काम चलना है अब। ठीक है फरवा साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूं कि एक तो ये बताइए 7 दिसंबर का जो जलसा है ये बिजनेस एज यूजुअली आप समझ रही हैं? दूसरा, ये जो फारूक शहबाज साहब जो हवाला दे रहे थे 27वीं तरमीम का, मैं और सोहरावर्दी साहब एक शो में बैठे हुए थे, उन्होंने उस तरमीम के अगले दिन ही कह दिया था कौम ने कबूलियत इसको दे दी है, कोई बंदा नहीं निकला। तो आप समझ रही हैं कि 27वीं तरमीम पे जो अब तक जितने दिनों में रद्द अमल है सब अमन है, चैन है, रावी चैन ही चैन लिख रहा है?
बिल्कुल, मैं इस पे भी कमेंट करना चाहूंगी। मैं एक और भी चीज कहना चाहती थी, लेकिन चले कमिंग टू द क्वेश्चन, बिल्कुल ये वैसे ही जलसा होगा जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कोई इतना ओवर हाइप नहीं करने की इसको जरूरत। सेकंड, आपने कहा रावी चैन ही लिखेगा। 27वीं तरमीम से पहले वावड़ा साहब बांगे दोहल कह चुके थे, हो गई 27वीं, हो गई, पेश नहीं हुई, प्रेजेंट नहीं हुई, वो कह रहे हैं हो गई, आप क्या बात कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल से हमारा तो वो हाल हो गया, अच्छा सर हो गई है, आप बता देंगे हमें जब हो गई, हमारा तो वो कंडीशन है। तो ये बेसूद है ये बात करना कि 27वीं है, 28वीं है, ये क्या है कॉन्फिडेंट। मैं सिर्फ एक मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ, विच इज, मुझे हर्ट हुआ है ये सोच के कि हम एक ऐसे मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं कि जहां पर हम क्या ये समझने से भी कासिर हैं कि मकाफाते अमल और रिवेंज में एक बारीक लाइन है, क्या हमने वो लाइन अबूर तो नहीं कर दी? क्या हम वो लाइन अबूर तो नहीं कर रहे? क्या वो हो तो नहीं जाएगी? और अगर वो हो जाएगी तो आपने खुद, मुजम्मिल साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे बड़ों में से हैं, उन्होंने कहा कि कल को नून लीग भी भुगतेगी। तो फिर तो ये वही वाला मामला हो गया कि नैप पे चीखते थे पीपल्स पार्टी वाले, आओ बैठो यार कर ले यार कुछ, और कहते थे नहीं हम देखेंगे करेंगे, नहीं करना नहीं करना। बाद में नैप ने दोनों को लटकाए रखा, और आज भी नैप मौजूद है। आपने इख्तियारात कम कर लिए हो, ज्यादा कर लिए हो, मौजूद है। तो पॉइंट ये है कि ये कब बात समझ आएगी हमें कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन टेकिंग रिवेंज एंड मकाफाते अमल। सो व्हाट गोज अराउंड ऑलवेज कम्स अराउंड, दैट वी नो। बट प्रॉब्लम इज कि क्या हमारा उसमें कोई हिस्सा तो नहीं है? क्योंकि हम अपनी पाकिस्तान की सियासत को क्या इन्हीं सर्कल्स में देखेंगे? भाई जमहूरियत का मतलब होता है खुले दिल से वेलकम करना। आप और मैं इंडिया में मौजूद सेकुलर गवर्नमेंट के ऊपर या सेकुलर कंट्री के ऊपर बैठ के पाकिस्तान में तनकीद क्यों करते हैं? क्योंकि ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया। और जब ऑपोजिशन को दीवार से कहीं पर भी लगाया जाता है, चाहे आप बांग्लादेश की एग्जाम्पल ले लें, हसीना वाजिद के दौर में कहीं पर भी लगाया जाता है, तो वहां पर जमहूरियत, आई एम सॉरी, नहीं होती है। और वहां पर आपको मजबूर होकर ही कहना पड़ता है कि वी हैविंग अ हाइब्रिड निजाम। तो भाई हाइब्रिड निजाम को निकालना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। वोट हमने किसी और को तो नहीं दिया, वोट तो आवाम आपको देती है। तो भाई जब आपको वोट देती है और आप जमहूरियत का अलम बुलंद करते हैं, तो फिर आपका काम बनता है दैट यू मेक श्योर कि जो चीजें आप कर रहे हैं दैट शुडंट गो इन द वॉलेट ऑफ रिवेंज। इट शुड बी मकाफाते अमल, लेट इट बी ओके, मकाफाते अमल, बट बिल्कुल। डोंट ये पुट इट इन द वॉलेट आप ऑफ बड़ा रिवेंज। क्लैरिटी के साथ अपना कमेंट जो है इसके ऊपर दे रही हैं। सुरवती साहब, एक तो वड़ाई साहब ने कहा है जरा मेहरबानी करें, आप सीनियर हैं हम सब में से, ये जरा लीड करें, वड़ाई साहब को लें, फरवा को भी लेते हैं, मैं भी चले जरा डियाला। अगर वो मुलाकात तो कम से कम, अगर नवाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हो सकती है तो खान साहब से भी एक मुलाकात करेंगे, जितने सवाल जवाब है उनके सामने रखें जरा। नहीं, मुझे तो नहीं शौक है, आपको शौक है, आप चले जाएं। मैं तो नहीं मिलना चाहता। आप नहीं जा रहे इसका आप मतलब मिलना है? चाहते हैं आप जरूर जाएं, मैं तो नहीं मिलना चाहता। मैं मिलना चाहूंगा तो मैं चला जाऊंगा। दूसरी बात, जो मकाफात आपके अमल और रिवेंज की बात है, ये मेरे ख्याल में इसका ये लफ्जी फर्क है, डेफिनेशंस में फर्क हो सकता है, एंड रिजल्ट में फर्क नहीं है। मैं दोनों को एक ही सिक्के के दो रुख एंड समझता रिजल्ट, हूँ, इनमें कोई बारीक लाइन चले नहीं आज है। आपने इसको ये आप एक ही बात है, आप यानी रिवेंज लेना एक दूसरे से। मुकाफात अमल कह लें कि जो मेरे साथ हुआ था वही अगले के साथ हो रहा है, या जो मेरे साथ हुआ था वो मैं अगले के साथ कर रहा हूं। आपने इसको एक्सप्लेन ही करना है, जैसे भी कर लें, आपका दिल चाहे, लेकिन खेल वही चल रहा है। मैं इसको कहूं कि ये वो खेल नहीं चल रहा। ये खेल, जो खेल खान साहब ने शुरू किया था इस मुल्क में, वो उसी खेल का शिकार है। लिहाजा मुझे उनसे हमदर्दी नहीं है। उन्होंने जिस तरह अपने सियासी तो मुखालफिन को माइनस करना शुरू किया था, वो उसी तरह माइनस हो रहे हैं। उन्होंने जिस तरह अपनी मुखालिफ सियासी जमात से निशान छीना था, उनसे वैसे ही छीना जा रहा है। जिस तरह उन्होंने अपनी मुखालिफ सियासी जमात की कवरेज पर पाबंदी लगाई थी, जिस तरह नवाज शरीफ की कवरेज पर पाबंदी लगाई गई थी कि कन्विक्ट नहीं चल सकता, उसी तरह उनकी कवरेज पर पाबंदी है। जिस तरह उन्होंने कहा था मैं इसी उतार दूंगा, ये जेल है, मुलाकातें ऐसे नहीं हो सकती, बिल्कुल वही उनके साथ हो रहा है। देयर इज नथिंग डिफरेंट। जो रूल्स सेट वो करके गए हैं, उनके साथ उन्हीं रूल्स के तहत ट्रीट किया जा रहा है। ये सब कुछ, ये नॉर्म्स उन्होंने सेट किए हैं इस पाकिस्तान में जिसका वो शिकार हैं। ये उनके लिए सेट नहीं हुए, ये वो सेट करके गए हैं अपने मुखालफिन के लिए जिसका वो अब शिकार है।
तो इसका क्रेडिट फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को जाएगा। तो फिर डिफरेंस क्या रह गया? फिर डिफरेंस क्या रह गया अगर उन्होंने ये सब कुछ किया था और हम आज तक तनकीद करते हैं कि उन्होंने गलत किया था, सहाफियों की नौकरियां खाई, सियासतदानों को जेलों के अंदर डाला, बोगस केसेस में निकाला, राना सनाउल्लाह पे जो केस बना है वो मुज़ैका केस है, और फिर हमने इद्दत वाला सीन भी देखा। तो मुझे बताएं कि फिर अवाम फिर तो एक जैसे है ना, फिर तो एक ही सफ में खड़े हो गए, तो फिर डिफरेंस क्या है? फिर नून लीग को वोट क्यों मिले, क्यों लोग चुने अगर यही काम वो कर रहे हैं और ये बिल्कुल जस्टिफाइड है? तो माय पॉइंट इज कि किसी एक को तो बिल्कुल ठीक थोड़ा है। सा अच्छा और बड़ा बनना है ना। ये तो मैं जी, कह रहा वर्दी हूँ, ये साहब। कंपैरेटिव एनालिसिस का खेल है, थोड़ा बेहतर थोड़ा गलत की बात है। मैं तीनों सीनियर सहाफियों, मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब, फरवा वहीद साहिबा, फरूख शहबाज बड़ाई साहब, आप तीनों का शुक्रिया अदा करूंगा। वक्त प्रोग्राम का खत्म हो गया है, वरना बड़ी शानदार डिबेट चल रही थी, इसको कंटिन्यू किया जा सकता था। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।